जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसके उपयोग बताएं। जैव प्रौद्योगिकी मुख्यतः आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इस तकनीक से पारजीवी जंतु बन सकते हैं जो मनुष्य के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हुए। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है। कृषि क्षेत्र में आनुवांशिकत रूपांतरित फसलें बनाने में, चिकित्सा क्षेत्रों में जीन चिकित्सा, आणविक निदान तथा इंसुलिन जैसे जैव उत्पाद का उत्पादन करने में, जैव सुधार, संसाधित खाद्य, ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट प्रतिपादन जैसे क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न, आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या है? कृषि में इसका क्या उपयोग है? जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, उन्हें आनुवंशिकत रूपांतरित जीव कहते हैं। इन्हें जीएमओ भी कहते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। इसके कुछ उपयोग कृषि में कुछ इस प्रकार है। यह अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा या सूखा के प्रति अधिक सहिष्णु होते हैं। पीड़कनाशी प्रतिरोध फसल से रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता होती है। यह कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होते हैं। इससे फसल से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि की जा सकती है, जैसे कि विटामिन ए समृद्ध धान। तीसरा प्रश्न, तंबाकू के पौधे को पीड़क प्रतिरोधी पौधे में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? सूत्रकृमि मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया तंबाकू के जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को तंबाकू के पौधों में प्रवेश कराया जाता है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ, सेंस और प्रति अर्थ या एंटी सेंस आरएनए का निर्माण होता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो डीएस आरएनए का निर्माण करते हैं। इससे सूत्रकृमि के विशिष्ट एमआरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एमआरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाता है। इस प्रक्रिया को आरएनए अंतरक्षेप कहा जाता है। इसके फलस्वरूप पारजीवी परपोषी, जो इस उदाहरण में तंबाकू है, में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी, जो सूत्रकृमि है, वह जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार पारजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से खुद से ही कर लेते हैं। चौथा प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी से इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है? जैव प्रौद्योगिकी एवं आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप से तैयार करना एक मुख्य चुनौती था। 1983 में पहली बार एली लिनी नामक एक अमेरिकी कंपनी ने इस चुनौती का हल निकाला। इन्होंने सबसे पहले 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के अनुरूप है। अब इन दोनों जीन को अलग
अलग ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया जाता है। इससे इंसुलिन की दोनों श्रृंखला ए और बी का उत्पादन अलग अलग होता है। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। जीन चिकित्सा से एडीए की कमी का किस प्रकार उपचार किया जाता है? एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जो प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी में एक रोग होता है। इस रोग में एडीए जीन नहीं होता है, इसलिए इसका उपचार जीन चिकित्सा से किया जा सकता है। सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकानु निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। फिर पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग कर इन लसिकानुओं में सक्रिय एडीए का सीडीएनए प्रवेश कराया जाता है। अंत में इन अनुवांशिकत रूपांतरित लसिकानुओं जिनमें सक्रिय एडीए जीन उपस्थित है, उन्हें रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। तो यह है जीन चिकित्सा की प्रक्रिया। अब यह लसिकानु एडीए का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार एडीए का कमी उपचार जीन चिकित्सा से की जा सकती है, परंतु यह लसिकानु मृतप्राय होती है। इसीलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकानुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। परंतु यदि मज्जा कोशिकाओं में विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। एलाइजा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एलाइजा एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आणविक निदान में मददगार है और कैंसर और एड्स जैसे रोगों के निदान में लाभदायक है। रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों की उपस्थिति या रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। 7वां प्रश्न, पारजीवी जंतु के क्या उपयोग हैं? पारजीवी जंतुओं का उपयोग इन कारणों से किया जाता है। सबसे पहले सामान्य शरीर क्रिया व विकास। पारजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, रोगों का अध्ययन। पारजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका समझा जा सकता है। मानव रोगों जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस हेतु पारजीवी नमूने उपलब्ध हैं। तीसरा, जैविक उत्पाद। मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि में उपलब्ध जैव उत्पाद के निर्माण के लिए पारजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक जैविक उत्पाद है जिसे एम्फाइसिमा के उपचार में लाया जाता है। टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए पारजीवी जंतुओं का प्रयोग किया जाता है। अंत में रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। पारजीवी जंतु औषधि आविशालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। 8वां सवाल, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के लिए
परजीवी जंतु किस प्रकार उपयोगी होते हैं? परजीवी जंतुओं का उपयोग औषधि आविशालुता परीक्षण के लिए किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम परजीवी जंतुओं में इन आविशालु पदार्थों के प्रति संवेदनशील जीनों को निर्मित किया जाता है। इससे परजीवी जंतु इन आविशालु पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। फिर इन परजीवी जंतुओं को आविशालु पदार्थों के संपर्क में लाया जाता है। आविशालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद इन पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और परिणाम भी कम समय में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार परजीवी जंतु रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में लाभदायक होते हैं। धन्यवाद।